हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार अपना जो रिवीजन है वो आप लगातार कर रहे होंगे। देखिएगा, इसी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए हम आप सभी लोगों के लिए महा मैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिफ़िकल्ट टॉपिक, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हैं, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन को चाहे जितना भी पढ़ लो लगता है कि अभी हमने कम पढ़ा है, अभी हमारा कुछ और बाकी रह गया है। एंड वहीं हम टेक्सटाइल की बात करें तो कुछ लोग के लिए तो ये हो सकता है इजी टॉपिक हो एंड कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे इन टॉपिक की जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कई बार हम थ्योरी क्लासेस तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो जैसे अगर आपने थ्योरी चीज़ें पढ़ी हैं और नहीं भी पढ़ी हैं तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपकी थ्योरी को भी कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो। हालांकि टीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, मतलब ये 5th टाइम ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मतलब एक तरीके से निराशा की बात है। बट अभी आप यहीं पे अगर निराश हो जाएंगे तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना बस इतना है कि एग्ज़ाम तो होगा, अब वो तो गलत चीज़ है जो वो कर रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, वो है हमारा स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए। एलटी का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप उनकी प्रिपरेशन करिए और लगातार ये प्रैक्टिस ज्वाइन कीजिए। सो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आप करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड ये सेशन पसंद आए, नेचुरल सी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कमेंट में बताइएगा आज के आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे। सो क्वेश्चन देखो पूछा गया है आपके मिलान के थ्रू, और सबसे इजी क्वेश्चन आज मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, सबसे इजी है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब है आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब एक तरफ आपके सूची फर्स्ट में आपका विटामिन दिया है एंड सूची जो आपका सेकंड है उसमें उस विटामिन से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में दिया है। तो थोड़ा सा देखते हैं, और विकल्प भी आपका नीचे दिया हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन ए है विटामिन B1, बी है विटामिन सी है विटामिन B3 एंड डी है विटामिन डी। और दूसरी तरफ है स्कर्बी, पेलेग्रा, बेरी एंड रिकेट्स। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी स्टूडेंट, जब भी आप ये सेशन देखिए थोड़ा सा क्वालिटी को इन्हेंस कर लीजिएगा। कई बार थोड़ा सा आपको धूमिल दिख सकता है, इस वजह से थोड़ा इन्हेंस करके देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। सो इजी है। देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, हम कई बार बात कर चुके हैं। विटामिन B1 की कमी से बात की जाए तो आपका बेरी, ठीक है। विटामिन B3 की बात की जाए तो आपका पेलेग्रा एंड विटामिन डी की बात की जाए तो रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं जो आपके बच्चों में होता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं मिलान के थ्रू। सो देखो, विटामिन B1 यानी थायमिन, इनकी कमी से बेरी, विटामिन सी स्कारबिक एसिड, ये भी याद रखा करिए इनके नाम, स्कर्बी। विटामिन B3 की बात की जाए इस इम्पॉर्टेंट, एंड ये यहाँ से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मतलब हर बार लगभग बार ठीक है, हर बार मतलब लगभग आपका ज़्यादातर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नियासिन है, इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। अब यहाँ पे यूजीसी नेट में 3D पूछा गया था, ठीक है। तो 3D में आपका डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, ये 3 चीज़ें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ही लीजिए। शॉर्ट तरीके से 3D लिखिए एंड ये जो तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, चलेगा।
दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके अभिकथन और कारण से रिलेटेड पूछा गया है। एंड आपका जो अभिकथन है वो है आपका दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। वहीं अगर हम कारण की बात करेंगे तो दूध में कैल्शियम और उच्च जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिएगा अभिकथन और कारण जो दिया है और नीचे जो दिया है वो ऑप्शंस हैं आपके ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आपका आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अभिकथन जो आपका वो सत्य है, यानी दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी की क्या होती है, कमी होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे कारण की तो दूध में कैल्शियम और उच्च जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही है, बट ये एक दूसरे को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर की तो आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन के आवश्यक दैनिक भत्ते यानी आरडीए की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपका 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, बी है 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, सी है 1.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन एंड डी है 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन के आवश्यक दैनिक भत्ते की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार आरडीए का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी, 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का वजन। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखते हैं तो जो आपका आईसीएमआर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और जो आपके अन्य भी हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य हो गए, तो ये वयस्कों की प्रोटीन की जो अनुशंसित आहार भत्ता है यानी जो आरडीए है वो लगभग का मतलब आसपास, एग्जैक्ट नहीं होता, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम आदर्श शरीर के वजन को निर्धारित करता है। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खाद्य संरक्षण विधि में ऑस्मोटिक दबाव के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लांचिंग, बी है किण्वन, सी है डिब्बाबंदी एंड डी है नमक या चीनी के साथ परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे हम लोग लगातार सेशन कर रहे हैं, अगर आप ये लगातार सेशन कंप्लीट देखेंगे तो आपका एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपके ये सारे टॉपिक, क्योंकि इक्वली मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग करके आपका प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हम सारे टॉपिक को कंबाइन करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है नमक या चीनी के साथ परिरक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं भोजन को नमक, जैसे आपका अचार में नमक होता है वैसे चीनी आपका जैम जेली में उच्च सांद्रता में रखा जाता है। तो ये ऑस्मोटिक जो दबाव है यानी उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता की ओर जो पानी का प्रवाह है वो एक तरीके से पैदा करता है। और ये जो आपका दबाव है वो क्या करता है, आपका सूक्ष्म जीवों से पानी को खींच लेता है, जिससे वो निर्जलित हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वे मर जाते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई मान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में लगाना है आपको। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपका साबूदाना, बी है थर्ड है चने की दाल एंड फोर्थ है आपका आलू। ABCD ये दिमाग में बहुत रहता है। विकल्प आपके नीचे दिए हुए हैं, अब आप अरेंज कीजिएगा। और देखो बोला गया है अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही दोनों अलग अलग हैं, तो अवरोही क्रम में बोला गया है तो उसी हिसाब से आप इसको सेट करेंगे।
बताइएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा क्या, आलू। ठीक है, आलू की बात की जाए तो आपका होगा साबूदाना। साबूदाने की बात की जाए तो आपका होगा सेब, एंड सेब के बाद आपका होगा चना। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन के बाद जो है सेकेंड आपका साबूदाना दोनों में दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका सेब दिया हुआ है। सेब कहाँ गया, सेब फर्स्ट में दिया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। देखो दोनों ऑप्शन लगभग, मतलब देखो 4 और 1 तक तो गए थे, लेकिन लास्ट में आपका थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो ए है यानी 4, 1, 2, 3 ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई आपका वह दर है जिस पर भोजन रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, एक तरीके से बढ़ाता है। तो यहाँ पे आलू हो गया, फिर उच्च जीआई यानी स्टार्च अधिक है, फिर आपका साबूदाना है, उसमें भी आपका स्टार्च क्या है, आपका अधिक है। फिर सेब की बात करें तो फाइबर और फैक्टोज के कारण ये थोड़ा सा मीडियम जीआई वाला है, और चने की दाल की बात करें तो फाइबर और प्रोटीन के कारण क्या है, सबसे कम जीआई वाला है। तो इस तरीके से आपका क्रम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आपका अभिकथन और आपका कारण से संबंधित है, एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है अभिकथन में कि गुर्दे की बीमारी वाले रोगी को अक्सर प्रोटीन के सेवन में गंभीर रूप से प्रतिबंधित आहार दिया जाता है। ठीक है, और जो कारण है यानी रीज़न है वो ये है कि प्रोटीन के चयापचय से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पाद बनते हैं जिन्हें क्षतिग्रस्त गुर्दे प्रभावी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से और बताइएगा आंसर क्या होगा। नीचे आपके विकल्प सही उत्तर भी दे दिया है। ठीक है, सही उत्तर दिखाना नहीं होता मुझे, लेकिन सही उत्तर बगल में होता है, वो दिख ही जाता है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो राइट आंसर है वो देखिए दिया हुआ है ना, सही उत्तर देखो दिया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कि गुर्दे की, जो आपकी थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो गुर्दे की बीमारी वाले रोगी को अक्सर प्रोटीन के सेवन में गंभीर रूप से प्रतिबंधित आहार दिया जाता है। ये आपका सही है, क्योंकि प्रोटीन के चयापचय से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पाद बनते हैं जिन्हें क्षतिग्रस्त गुर्दे प्रभावी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाते। तो ये जो रीज़न भी बोला जा रहा है वो आपके अभिकथन से मेल खा रहा है, यानी स्पष्टीकरण भी आपका करेक्ट है। चलिएगा, ठीक, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुर्दे की विफलता में गुर्दे अवशिष्ट उत्पादों को निकालने में असमर्थ होते हैं, जो कि आपके रीजन में डायरेक्टली उसको थोड़ा सा मेंशन किया गया था। और प्रोटीन का टूटना, शरीर में नाइट्रोजन युक्त कचरे जैसे यूरिया का एक तरीके से बढ़ना। ठीक है, चूँकि क्या होता है कि इस जो गुर्दे हैं इस यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाते और रक्त में एक तरीके से ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो यूरेशिमा आपका एक तरीके से यानी यूरेमिया जो है आपका, जिससे रोगी की स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इस वजह से प्रोटीन को सीमित किया जाता है, यानी कम मात्रा की जाती है उसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है अनुक्रमण फल और सब्जियों की कैनिंग प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, फल और सब्जियों की कैनिंग प्रक्रिया के जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको आपको अरेंज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, एंड यहाँ पे देखो दिया है, पहला शीतलन, बी है प्रोसेसिंग, ठीक है, स्टार्जलाइजेशन, एंड सी है ब्लांचिंग, सी डी बोलने की तो बहुत ख़राब आदत पड़ गई है मेरी। फोर्थ है आपका एग्जॉस्टिक डीएरेशन, एंड फिफ्थ है आपका सीलिंग। माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलती से ABCD बोल दे रही हूँ, सामने तो 1 2 3 ही लिखा हुआ है, मेरे मुंह से ABCD निकलती है। ऑप्शंस आपके नीचे भी दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको इसको किससे लगाना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसका जो क्रम है वो कैसे लगेगा, तो देखते हैं। इसका जो क्रम लगेगा वो सबसे पहले आपका क्या होगा, ब्लांचिंग। ठीक है, ब्लांचिंग के बाद अगर हम बात करें तो आपका होगा एग्जॉस्टिंग। ठीक, उसके बाद आपका होगा सीलिंग। सीलिंग के बाद आपका होने वाला है प्रोसेसिंग। ठीक है, 4th नंबर पे। एंड 5th में आपका शीतलन आएगा, कूलिंग लास्ट में आपका आएगा, ये 5th नंबर पे आएगा। तो देखो विकल्प आपका जो करेक्ट दिया है वो ऑप्शन ए ही है, 3 4 5 2 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा। तो यानी जो कैनिंग का सही क्रम है वो है आपका ब्लांचिंग, यानी एंजाइमों को निष्क्रिय करने और रंग को स्थिर करने के लिए। एग्जॉस्टिंग की बात करें तो कैन से हवा को हटाने के लिए किया जाता है। फिर आपका जो सीलिंग आता है यानी कैन को एयर टाइट बंद करने के लिए। और नेक्स्ट फिर हमने बात की प्रोसेसिंग की, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए एक तरीके से ताप उपचार किया जाता है। लास्ट में कूलिंग होता है, यानी अतिपाक और थर्मोफिलिंग बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए तेजी से हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी ठंडा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। एनीमिया के अलग अलग प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं आयोडीन, बी है आपका कैल्शियम, सी है आपका आयरन एंड डी है आपका जिंक। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। देखिएगा एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि जिस तरीके के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका आयरन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलेगा। तो हाइपोक्रोमिक का अर्थ होता है कम रंग, यानी हीमोग्लोबिन की आपका एक तरीके से कमी। और माइक्रोसाइटिक का अर्थ होता है छोटी लाल रक्त कोशिकाएं, याद रखिएगा। तो आयरन मतलब हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक होता है। आयरन की कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, जो इन दोनों लक्षणों की क्या है, विशेषता। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, खून की कमी। और खून की कमी होने से कई बार शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक, तो विटामिन B12 या फोलेट की कमी से मेगाग्लोब्लास्टिक जो एनीमिया है, यानी बड़ी अपरिपक्व कोशिकाएं हैं, वो एक तरीके से हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 या फोलेट की कमी से आपको क्या होता है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के पाचन की प्रक्रिया में शामिल जो एंजाइम हैं उनका सही मिलान करना है। ठीक है, इसमें मिलान करना है। एक तरफ आपका एंजाइम्स हैं और दूसरी जो सूची है, ठीक है, सूची में बड़ी मात्रा लगेगी, और दूसरी सूची में पोषण घटक लिखे हुए हैं। तो देखो एक तरफ है लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंड डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन कहाँ गया, डी ऑप्शन ही नहीं है, हुआ ABC ही है, स्टार्च, वसा एंड प्रोटीन। 3 ही ऑप्शन है स्टूडेंट, चौथा है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम 3 में ही आंसर देंगे। तो एक तरफ एंजाइम है, दूसरी तरफ पोषण घटक हैं, बताइएगा। नीचे आपके विकल्प आपके नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका लाइपेज है वो आपका होगा वसा यानी फैट। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन का होगा आपका प्रोटीन। एंड एमाइलेज की बात करेंगे तो एमाइलेज का होगा आपका स्टार्च। ठीक है, इस तरीके से आपका लगेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो देखो लाइपेज बात करें तो वसा का पाचन करके उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, तोड़ता है। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो प्रोटीन का पाचन करके उन्हें छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड में क्या करता है, तोड़ता है। और एमाइलेज की बात करेंगे
तो स्टार्च का पाचन करके उन्हें माल्टोज और अन्य तरल शर्करा में तोड़ता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी तीनों चीज़ें आपका आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लेते हो, एक जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जितनी भी दी हुई है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी PDF तो आपको ऑलरेडी मिल रही है, उससे अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मेटॉलिन येलो का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, दूध में पानी की उपस्थिति का परीक्षण, बी है आपका हल्दी पाउडर में मेटॉलिन येलो का परीक्षण, सी है घी में वनस्पति तेल का परीक्षण और डी है कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी का परीक्षण। ये जो आपका क्वेश्चन दिया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मेटॉलिन येलो का पता लगाने के लिए किए जाने वाला परीक्षण है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो हल्दी पाउडर में मेटॉलिन येलो का परीक्षण ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हल्दी पाउडर में मेटॉलिन येलो यानी एक गैर अनुमोदित रंग की मिलावट का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की कुछ बूंद मिलाई जाती है। ठीक, और यदि रंग जो है वो गुलाबी या मजेंडा में बदल जाता है तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि उसमें मिलावट की गई है। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखो इसमें। एंड यहाँ पे बात करें लैक्टोमीटर का जो आपका उपयोग है वो दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। बाउडाउन जो आपका परीक्षण है वो तिल के तेल में आपका वानस्पतिक तेल की मिलावट का पता लगाता है। ठीक है, और अवसादन परीक्षण आपका कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी की उपस्थिति की जांच करता है। तो जितने सारे ऑप्शन दिए हैं वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिएगा तो मिलान दिया हुआ है आपका सूची फर्स्ट में पोषण कार्यक्रम एंड सूची जो सेकेंड है वो है मुख्य उद्देश्य। ठीक, एंड यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है आपका ICDS, दूसरी तरफ दिया है MDM और तीसरा है आपका SSA। वैसे SSA अभी फ़िलहाल कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है, पहले था शायद, तो इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है जो लास्ट ऑप्शन जो C दिया हुआ है। बाकी A एंड B करेक्ट है, वो समझ में आ रहा है। बाकी जो आपके अदर हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक आहार या पूरक पोषण, दूसरा है स्कूली बच्चों में पोषण और उपस्थिति बढ़ाना, और जो C में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का समग्र विकास। तो आपको मिलान करना है, ये मत सोचिएगा कि सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखिएगा A आपका 1 2 3 किस में मैच करेगा, B आपका 1 2 3 में किस में मैच करेगा एंड C का आपको मैच करना है। देखो दो तो कंफर्म है कि ये क्लियर है। ठीक है, मतलब मिलान में क्लियर नहीं है लेकिन सही है, बाकी SSA का काफ़ी टाइम बाद देखा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी स्टूडेंट मिलान की, तो देखो जो ICDS है वो क्या है आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों का समग्र विकास। वहीं अगर MDM की बात करेंगे तो स्कूली बच्चों में पोषण और उपस्थिति बढ़ाना, तो B का सेकेंड आपका मैच कर रहा है, A का आपका थर्ड मैच कर रहा है। SSA की बात करेंगे तो इसको आप मैच करेंगे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका वो होगा ऑप्शन A करेक्ट है। तो देखिएगा ICDS मतलब एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक व्यापक योजना है। MDM जो आपका मध्याह्न भोजन है, यानी दोपहर को जो बच्चों को खाना दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, वो चाहे आपका प्राइमरी हो चाहे आपका अपर प्राइमरी हो, यानी आपका क्लास 5 तक जो आपके बच्चे होते हैं और 6 to 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, और उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जो आपका अदर ऑप्शन है SSA, तो यहाँ पे ये पूरक पोषण समानता होता है जो आपका कार्यक्रम, जो आपकी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और जो कुपोषित बच्चों हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन A का सबसे अच्छा वनस्पति स्रोत है। ऑप्शन है दूध और दुग्ध उत्पाद,
बी है गाजर और पीले फल सब्जियां, सी है नींबू और संतरा एंड डी है अंकुरित दालें। तो आपका जो विटामिन ए का सबसे अच्छा वनस्पति स्रोत है वो आपसे पूछा गया है, बताइएगा। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है गाजर और पीले फल और आपका सब्जियां, ऑप्शन बी। इनमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो गाजर, पपीता और आम जैसे जो पीले और नारंगी रंग के फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें बीटा कैरोटीन में आपका समृद्ध होती हैं, जिसे विटामिन आपका ए में परिवर्तित करता है। ठीक, तो याद रखिएगा। नींबू और संतरा आप जानते हैं विटामिन सी के स्रोत हैं। अंकुरित दाल विटामिन सी और बी समूह के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है एंड लास्ट का ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। रसोई घर में खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे आवश्यक उपाय क्या है? रसोई घर में खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे आवश्यक उपाय क्या है? एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रसोई के तापमान को कम रखना, सब्जियों को अधिक देर तक पानी में भिगोकर रखना, सी है कच्चा और पका हुआ भोजन अलग अलग रखना एंड डी है भोजन को उच्च तापमान पर रखना। बताइएगा, एक बार फिर क्वेश्चन देख लें। बताएंगे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कच्चा और पका हुआ भोजन अलग अलग रखना। ठीक है, तो क्रॉस आपका संदूषण जिसमें कच्चे मांस, मुर्गी से हानिकारक बैक्टीरिया पके हुए भोजन में एक तरीके से जा सकते हैं। तो खाद्य जनित बीमारियों का मुख्य जो कारण है वो यही है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको रोकने के लिए जो आपके कच्चे और पके जो खाने हैं उनको थोड़ा सा आपको अलग अलग रखना चाहिए ताकि एक तरीके से सेफ्टी बनी रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में आयोडीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना, बी है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, सी है थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण करना एंड डी है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। तो शरीर में आयोडीन मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन आपका 14। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है आपका थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण करना, ऑप्शन सी। ठीक, तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए ज़रूरी है और हार्मोन शारीरिक वृद्धि, आपके चयापचय और तंत्रिका तंत्र के विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आयरन का कार्य, इंसुलिन हार्मोन का कार्य और कैल्शियम और विटामिन डी का कार्य एक तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थिति को क्या कहते हैं जब शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं एडीमा, बी है निर्जलीकरण, सी है मोटापा एंड डी है रक्ताल्पता यानी एनीमिया। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं जब शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है? तो बहुत सिंपल सा उत्तर है इसका निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। बताइएगा। ठीक, चलेगा। एडीमा की बात करें तो ऊतकों में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा होने की स्थिति को क्या कहते हैं? एडीमा कहते हैं। और रक्ताल्पता आप जानते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। शरीर में कौन सा आवश्यक तत्व इंसुलिन की क्रियाशीलता में सुधार करता है? ऑप्शंस हैं आयोडीन, बी है सेलेनियम, सी है क्रोमियम एंड डी है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बताइएगा। और क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर है आपका क्रोमियम, ऑप्शन सी। ठीक, तो क्रोमियम को ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर यानी GTF का एक भाग माना जाता है और यह इंसुलिन रिसेप्टर्स की जो
संवेदनशीलता है उसको बढ़ाकर रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 17, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, अभी हमने बीच में ये किया था। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सी है सिकल सेल एनीमिया एंड डी है अप्लास्टिक एनीमिया। ये जब हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे थे, जब हमने शायद पहला ही क्वेश्चन किया था क्या, शायद तो विटामिन B12 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उनमें बात की थी कि विटामिन B12 की कमी से जो होने वाला एनीमिया है उसको क्या कहा जाता है। मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो आगे ही आके पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी। तो विटामिन B12 और आपका फोलेट DNA संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं बड़ी, अपरिपक्व और संख्या में कम हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन 18, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शंस हैं आयरन, बी है कैल्शियम, सी है कॉपर एंड डी है जिंक। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए जो आवश्यक खनिज है वो है आपका आयरन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आयरन में हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन वाहक और मांसपेशियों में मायोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन संग्राहक का केंद्रीय घटक होता है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील, ठीक है, फैट सॉल्युबल जो आपके विटामिन है कौन सा है जो रक्त के थक्के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत सिंपल है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सो वो है आपका विटामिन के, ऑप्शन डी। इसकी कमी हो गई तो आपका ब्लड बहुत बहेगा। ठीक। क्वेश्चन 20, ऊर्जा प्रदान करने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही कैलोरी मान प्रति ग्राम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, इंपॉर्टेंट हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट का दिया हुआ है आपका 9, प्रोटीन का दिया है 4 एंड वसा का भी दिया है 4। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का बी ऑप्शन में 4 है, प्रोटीन का भी 4 है और वसा का आपका 9 है। सी ऑप्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का 4 दिया हुआ है, प्रोटीन का 9 दिया है और वसा का 4 दिया है। एंड डी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 9, प्रोटीन 9 एंड वसा 4। अब अगर आपको पता है इसका आंसर कि ऊर्जा प्रदान करने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही कैलोरी मान प्रति ग्राम क्या है, तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट और जो आपका प्रोटीन है उसका आपका सेम है एंड जो आपका वसा है उसका अलग है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का 4 है एंड प्रोटीन का भी आपका 4 है। ठीक है, और वसा का आपका 9 कैलोरी है। ठीक, याद रखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रति ग्राम लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं जबकि वसा का आपका 9 है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, जैम और जेली में परिरक्षक के रूप में चीनी की उच्च सांद्रता किस सिद्धांत पर काम करती है? एंड आपके ऑप्शंस हैं पीएच कम करना, बी है एंजाइमों को निष्क्रिय करना, सी है आपका ऑस्मोटिक दबाव एंड डी है हवा को बाहर निकालना। सो बताइएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा? जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना तो क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं? बताइएगा। हम लोगों का लाइव इंटरेक्शन होता नहीं है ना तो थोड़ा सा कम वो हो पाता है, नहीं तो लाइव हो तो हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत जल्दी करेंगे हम। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया मुझसे। चलेगा, 21 का करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी,
ऑस्मोटिक दबाव, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चीनी ऑस्मोटिक दबाव को बढ़ाती है जिससे सूक्ष्म जीवों से पानी बाहर निकल जाता है, यानी प्लाज्मोलाइसिस, और वे निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अंतराल पर गर्म करना, ठीक है, और ठंडा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पॉस्चरीकरण, बी है स्टरलाइजेशन, सी है टिंडरलाइजेशन एंड डी है ब्लांचिंग। क्वेश्चन 22 एंड करेक्ट आंसर है आपका टिंडराइजेशन, ऑप्शन सी। चलेगा, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से यूज़ किया जाता है जिसमें अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते। इसमें लगातार 3 दिनों तक हीटिंग और कूलिंग चक्र शामिल होता है ताकि बैक्टीरिया के जो बीजाणु हैं उनको क्या किया जा सके, नष्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का होता है? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, बी है केसीन, सी है लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड डी है लैक्टोग्लोब्यूलिन। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का होता है? एंड यहाँ पे जो सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर होगा इसका केसीन, ऑप्शन बी। तो दूध में 80% से अधिक प्रोटीन केसीन होता है जो कैल्शियम में फास्फेट के साथ मिलकर दूध को कैसा कलर प्रदान करता है? सफ़ेद, दूधिया कलर। गेहूं के आटे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो उसकी लोच और चिपचिपाहट के लिए जिम्मेदार है? ग्लूटेन, बी है ओरिजेनिन, सी है लाइसिन एंड डी है जीन। तो गेहूं के आटे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो उसकी लोच और चिपचिपाहट के लिए जिम्मेदार है? सो इजी क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ऑप्शन ए ग्लूटेन, ऑप्शन ए। चलेगा, तो ग्लूटेन जो आपका ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन से मिलकर बनता है, पानी मिलाने पर आटे को क्या करता है? लोचदार प्रदान करता है संरचना, और बेकिंग के लिए ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दालों में मुख्य रूप से कौन से 2 अमीनो एसिड सीमाकारी होते हैं? ऑप्शन है लाइसिन और आइसोल्यूसिन, बी है आपका मेथियोनिन और सिस्टीन, सी है आपका थ्रेओनिन और ट्रिप्टोफैन एंड डी है वेलिन और ल्यूसिन। तो दालों में मुख्य रूप से कौन से 2 अमीनो एसिड सीमाकारी होते हैं? और क्वेश्चन नंबर 25 एंड यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका बी, मेथियोनिन और सिस्टीन। तो दालों में लाइसिन प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन उसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड आपका मेथियोनिन और सिस्टीन की कमी होती है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। गंभीर रूप से जलने वाले रोगी को प्राथमिक रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो गंभीर रूप से जलने वाले रोगी को प्राथमिक रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड आपका विटामिन के। बताइएगा, एक बार फिर आप क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से और फिर बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी। तो जले हुए घावों की मरम्मत, ऊतक आपका पुनर्जीवन एक तरीके से, और संक्रमण से लड़ने के लिए हम किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। अब बात करते हैं मधुमेह की, डायबिटीज़। तो मधुमेह के रोगी के लिए आहार प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो है वसा और प्रोटीन को कम करना, बी है सरल कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना, सी है रक्त शर्करा को सामान्य सीमा के भीतर रखना एंड डी है केवल भोजन की मात्रा कम करना। तो मधुमेह रोगी के लिए आहार प्रबंधन का जो मुख्य लक्ष्य होता है स्टूडेंट वो आपका होता है रक्त शर्करा को सामान्य सीमा के भीतर रखना, ठीक है।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो याद रखेंगे कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है ताकि जो जटिलता है उनको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 एंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्या पूछा गया है, डायरिया यानी दस्त के प्रबंधन में ओरल रिहाइड्रेशन घोल यानी ORS का जो उपयोग है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो डायरिया में जो ORS का घोल है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, यह एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, बी है ये भूख बढ़ाता है, सी है ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बहाल करता है एंड डी है ये आंतों की गति को कम करता है। तो जो ORS का उपयोग है वो डायरिया में इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को क्या कर सके, बहाल कर सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीके से क्या करता है, निर्जलीकरण को रोकता है। नेक्स्ट है 29, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को आहार में किस खनिज की मात्रा कम करने की सलाह दी जाती है। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को आहार में किस खनिज की मात्रा कम करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शंस है पोटेशियम, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम एंड डी है मैग्नीशियम। हाइपरटेंशन बताइएगा। 29 का आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका सोडियम, ऑप्शन सी राइट आंसर। सोडियम यानी नमक रक्त की मात्रा को बढ़ाता है जिससे आपका जो धमनियां हैं उन पर दबाव बढ़ता है और रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां किस समूह को दी जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो किस समूह को दी जाती हैं। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके केवल स्कूल जाने वाले बच्चे, बी है केवल स्कूल जाने वाले बच्चे, सेम क्वेश्चन मतलब ए और बी जो ऑप्शन है वो सेम है तो एक ही आप रेफर कीजिएगा। सी है आपका गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोर लड़कियों और डी है केवल बूढ़े लोग। तो इसका तो हम बहुत जल्दी आंसर कर देंगे क्योंकि दो ऑप्शन तो सेम ही आ गए हैं एंड इसमें से एक ऑप्शन कट ही कर दो, दूसरा भी कट कर दो। जैसे ही ओनली वाले क्वेश्चन आते हैं हम वैसे भी कहते हैं कि ओनली वाले वैसे भी सही नहीं है एंड यहाँ पे भी आपका केवल बूढ़े लोग दिया है तो ऑप्शन जो सही होगा वो गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोर लड़कियां। ठीक, याद रखेंगे। 31 जो है आपका ICDS यानी एकीकृत वेट, एकीकृत बाल विकास सेवाएं के तहत मुख्य लाभार्थी समूह कौन से हैं। ICDS के जो लाभार्थी हैं उनसे पूछा गया है। ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष के स्कूली बच्चे, बी है 0 से 6 वर्ष के बच्चे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, सी है केवल कुपोषित बच्चे और डी है केवल किशोर लड़कियां। तो अभी हमने ICDS वाले में जब हम मिलान के थ्रू हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो अब आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो देखो वहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो सिंपल सा मिलान था आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला। ठीक, केवल वाले वैसे भी ऑप्शन सी एंड डी वैसे भी कट हो जाते हैं तो इस वजह से। ICDS 1975 में शुरू किया गया था और यह 0 से 6 वर्ष के बच्चे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, इसका ईयर याद रखिएगा, कई बार ICDS का आपका ईयर वाइज पूछ लेता है तो 1975 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चरल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन पर कौन सा मानक चिन्ह लगाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट पर मानक चिन्ह है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ISI मार्क, बी है आपका FSSAI लोगो एग मार्क और आपका डी है ISO मार्क। तो
AI लोगो, ISI मार्क एंड एगमार्क बताइएगा। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एगमार्क, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर एगमार्क, ए से याद रखेंगे, इजी तरीके से याद हो जाएगा। नहीं तो एगमार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क भारत में कृषि और पशुधन उत्पादों पर उनकी जो गुणवत्ता है यानी जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाने वाला क्या है? आपका प्रमाणन चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर के वजन के संदर्भ में एक शिशु को वयस्क की तुलना में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों अधिक होती है? एक शिशु को वयस्क की तुलना में, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम शिशु को वयस्क से, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों अधिक होती है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, उनका चयापचय अधिक धीमा होता है, बी है उनके तेजी से शारीरिक विकास और ऊतक निर्माण के लिए, सी है वे अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, डी है उनका हाथ तरल होता है। तो क्या कारण है कि शिशुओं को वयस्कों की तुलना में प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो अधिक होती है? 33 का जो आपका राइट आंसर है, उनकी तेजी से शारीरिक विकास और ऊतक निर्माण के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए 34 है आपका क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस ताप या उपचार का उपयोग किया जाता है जिससे दूध का पोषक मूल्य कम प्रभावित हो? जो आप हीट ट्रीटमेंट आप देंगे उनमें क्या है जिससे दूध का जो पोषक मूल्य है वो कम प्रभावित हो? स्टरलाइजेशन, बी है उबलना, और सी है आपका ट्रिंडलाइजेशन एंड डी है आपका पौष्टिरीकरण। 34 का करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका अगर हम बात करें स्टूडेंट, करेक्ट आंसर तो है आपका ऑप्शन डी पौष्टिरीकरण। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पौष्टिरीकरण में दूध को एक विशिष्ट तापमान जैसे आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाता है जिससे रोगजनक जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो सकें, ठीक है, और जो दूध के पोषक तत्व हैं वो भी बने रहें और स्वाद भी लगभग आपका बरकरार रहे। नेक्स्ट है 35, खाद्य पदार्थों में, और आपका बात करें खाद्य पदार्थ यानी BHA और आपका BHT का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रंग बढ़ाना, बी है किण्वन को बढ़ावा देना, सी है वसा के ऑक्सीकरण को रोकना, डी है बनावट को सुधारना। तो BHA एंड BHT का यूज आपसे पूछा गया है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वसा के ऑक्सीकरण को रोकना, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। BHA यानी आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल एंड BHT की बात करेंगे तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन, ठीक है, ये आपका दिया है। तो कृत्रिम आपका एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका यूज़ आपका वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण यानी रेसिडिटी से बचाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मधुमेह यानी डायबिटीज़ में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खाद्य घटक सबसे अधिक प्रभावी होता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं सरल शर्करा, बी है वसा, सी है आहार फाइबर एंड डी है आपका प्रोटीन। तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आहार फाइबर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है जिससे भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। 30 आपका जो क्वेश्चन है 6, बेरी रोग को रोकने के लिए भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? और मुझे कमेंट में बताइए बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो बेरी रोग को रोकने के लिए भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन ए है साबुत अनाज और फलियां, बी है खट्टे फल, सी है दूध और मांस एंड डी है गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां। 36
तो यहाँ जो आपका वेरी जो आपका रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, उसको रोकने के लिए जो आपका भोजन है वो आपका साबुत अनाज और फलियां। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट 37, खाद्य पदार्थों में ई कोलाई, एक सेकेंड, ई कोलाई की उपस्थिति किसका संकेत है? फफूंदी संदूषण, बी है एंजाइमेटिक खराबी, सी है मल संदूषण एंड डी है खमीर संदूषण। तो खाद्य पदार्थों में ई कोलाई की उपस्थिति किसका संकेत है? 37। तो ये आपका जो संकेत है वो है आपका मल संदूषण, ऑप्शन सी। ठीक, चलेगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ई कोलाई, ठीक है, वो मानव और पशु आंतों में पाया जाता है। भोजन या पानी में इसकी उपस्थिति में गंभीर स्वास्थ्य और जोखिम और मल संदूषण का एक तरीके से क्या है? संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन कर लिए। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आमाशय में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? बाइल, बी है लाइपेज, सी है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आमाशय में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? तो वो जो आपका पदार्थ है वो है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे कम जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू वाला है? ऑप्शन है अंडा प्रोटीन, मांस प्रोटीन, दूध प्रोटीन या फिर जेलाटिन। तो कौन सा प्रोटीन सबसे कम जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू वाला है? तो ये है आपका जेलाटिन, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो जेलाटिन प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन और मेथियोनीन जैसे आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, जिसके कारण इसका जैविक मूल्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट 40, मधुमेह यानी डायबिटीज में अनुशंसित डैश आहार मुख्य रूप से किस पोषक तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है? डैश डाइट, याद रखेंगे। मधुमेह में अनुशंसित डैश आहार मुख्य रूप से किस पोषक तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम, बी है सरल कार्बोहाइड्रेट और वसा, सी है केवल प्रोटीन एंड डी है विटामिन और आयरन। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका क्या है? 40 है एंड आंसर है पोटेशियम, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन ए। तो डैश आपका एक तरीके से डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। आहार उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रबंधन के लिए फल, सब्जियां, कम वसा वाले जो डेयरी जो उत्पाद हैं उनके माध्यम से पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है उसको बढ़ाने पर क्या करता है? जोर देता है। 41 क्वेश्चन है, शरीर में वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत एंड लास्ट ऑप्शन है आमाशय। तो शरीर में वसा का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन बढ़िया है और ऑप्शन भी बढ़िया है एंड आंसर भी आपका बढ़िया है, छोटी आंत, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो कुछ लाइपेज मुंह और पेट में होते हैं। वसा का मुख्य और महत्वपूर्ण जो आपका पाचन है वो पित्त और आमाशय यानी लाइपेज की मदद से छोटी आंत में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कौन सा विटामिन वसा घुलनशील होते हुए भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है? मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। वैसे तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो वसा में घुलनशील इजी हो जाता, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बताइएगा
कौन सा विटामिन वसा घुलनशील होते हुए भी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है और कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है? आप लोग कमेंट करने में बहुत संकोच करते हैं, नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई नहीं। बट क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस कैसे हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लाऊं, या मतलब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सही है। मेरे हिसाब से तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सही है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप LT का दे रहे हो, UGC नेट, TGT वगैरह का हुआ, सभी में आपको हेल्प करेगा। बट हाँ, थोड़ा सा UGC नेट में थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा और। तो यहाँ पे जो 42 का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन C, विटामिन E। ठीक है। तो विटामिन E, जिसे हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों, ठीक है, से कोशिका झिल्ली में आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, बी है वसा कम करने वाले खाद्य पदार्थ, सी है जीवित सूक्ष्म जीव आपका युक्त खाद्य पदार्थ, एंड डी है कृत्रिम मिठास वाले खाद्य पदार्थ। अभी तो हमने शुरुआत की है महामैराथन की, अभी तो हम लोग केवल अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड ये जो आपके महामैराथन है इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी महामैराथन लेके आएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम थ्योरी करेंगे। तो ये जो लगातार हम दिसंबर तक करने वाले हैं सेशन, जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते तब तक जो ये आपको महामैराथन मिलेगी, ये आपको एक तरीके से बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। यकीन मानिएगा, अभी तक अगर जो स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये मैं आपको सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये आपको मिलेगा भी। 43 का करेक्ट आंसर होगा वसा कम करने वाले खाद्य पदार्थ, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक। तो प्रोबायोटिक्स से जीवित जो सूक्ष्म जीव हैं आमतौर पर बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि आपका दही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, आयोडीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग जो मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में रुकावट से जुड़ा है क्या कहलाता है? एंड आपके ऑप्शंस है गलगंड यानी ग्वाइटर, बी है आपका क्रेटिनिज्म, एंड सी है आपका क्वाशियोरकर, एंड डी है पैलेग्रा। तो आयोडीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग जो मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में रुकावट से जुड़ा है वो क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बताइएगा जल्दी से। आपके दिमाग में ग्वाइटर आ रहा होगा ना? समझ रहे हैं, बट आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी। तो आयोडीन की कमी से वयस्कों में आपका ग्वाइटर होता है, जबकि गर्भावस्था के दौरान मां में कमी होने पर बच्चे में जन्मजात क्रेटिनिज्म होता है, जो अपरिवर्तनीय मस्तिष्क की क्षति का एक कारण बनता है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम आयोडीन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है ग्वाइटर, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट किया है, जो कि आपसे पूछा क्या था, बच्चों में होने वाला रोग, ठीक है, जो मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में एक तरीके से रुकावट होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दालों को अंकुरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन केवल स्वाद बढ़ाना, बी है प्रोटीन सामग्री को कम करना, सी है विटामिन सी और बी समूह के विटामिनों को बढ़ाना, एंड डी है फाइबर सामग्री को कम करना। तो दालों को अंकुरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विटामिन सी और बी समूह के विटामिनों को बढ़ाना, ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46,
खाद्य संरक्षण की वह विधि क्या है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भोजन को गर्म किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टरलाइजेशन, बी है पौष्टिकीकरण, सी है कैनिंग एंड डी है निर्जलीकरण। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पौष्टिकीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीम आयरन मुख्य रूप से किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ऑप्शन है पत्तेदार सब्जियां, बी है आपका फलियां, सी है आपका पशु स्रोत जैसे मांस, मछली, मुर्गी एंड डी है आपका साबुत अनाज। काफ़ी दूरी दूरी में लिखे हैं सब। हीम आयरन मुख्य रूप से किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पशु स्रोत, यानी जैसे मांस, मछली और मुर्गी वगैरह एनिमल सोर्स आपके हो जाएंगे। तो हीम आयरन पशु उत्कों में पाया जाता है और गैर हीम आयरन पौधों स्रोतों में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भोजन के बाद रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है ग्लूकागन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन एंड डी है कॉर्टिसोल। तो भोजन के बाद रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? और ये जो है आपका करेक्ट आंसर वो आपका होने वाला है इंसुलिन। ऑप्शन सी। ठीक, तो इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज को कोशिका में प्रवेश करने में मदद करता है जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। ओहो, आज तो ऑप्शन ही अलग अलग टाइप दिए हैं, बहुत दूरी दूरी में है। क्वाशियोरकर रोग मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है कैलोरी, बी है विटामिन ए, सी है प्रोटीन एंड डी है आयोडीन। ये क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस है क्योंकि इसको मैंने थोड़ा मैनेज नहीं किया है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक करने में काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा 45 क्वेश्चन तक ही करेंगे इस वजह से। तो अब 50 करने का मन है तो 50 कर ही लेते हैं। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोटीन। ऑप्शन सी चलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य पदार्थों पर एगमार्क चिन्ह किसे प्रमाणित करता है? तो ये तो हम कर चुके हैं, एगमार्क वाला तो हम कर चुके हैं, अभी अभी किया है। उत्पाद का वजन, बी है केवल पैकेजिंग, सी है उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता एंड डी है मूल्य नियंत्रण। तो ये जो है कि खाद्य पदार्थों पर एगमार्क चिन्ह किसे प्रमाणित करता है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर सिंपल एंड इजी उत्पाद की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और शुद्धता एक तरीके से प्रमाण है। ठीक, और एगमार्क आपका एग्रीकल्चर जो है आपका ये भारतीय में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसको हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं, नहीं तो बहुत आप भी थक जाएंगे। वैसे आप तो नहीं थकेंगे, बाद में भी देख सकते हैं, बट जो आगे के और भी क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और ये जो हम लगातार सेशन कर रहे हैं इसके माध्यम से जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और भी अगर आपको क्वेश्चन हो कि मैम इनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन लेके आइए, कोई पर्टिकुलर आपका टॉपिक हो जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो और उनमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं कोशिश करूंगी उनसे संबंधित भी आपके प्रश्न करवा दूं। बाकी आज हमने फूड एंड न्यूट्रिशन किया, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मे भी हम लोग एक्सटेंशन का कर लेंगे। प्रसार शिक्षा जो है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, उसको करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आपके प्रश्न आते हैं। तो बताइएगा आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, एंड ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लगातार बस मेरी इतनी इच्छा है कि आप लगातार बस इस चैनल से जुड़े रहिए और क्लास कंप्लीट देखिए। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप जब तक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे तो हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो मैं नहीं चाहती कि आप एक भी क्वेश्चन मिस करें, कंप्लीट सेशन देखा करिए, चाहे टाइम लगे। ठीक है, खाना बनाते बनाते, खाना खाते खाते भी आप देख सकते हैं, है ना। तो
मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय।